जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, अब बात करते हैं जी ज़रा डिस्टिंक्ट के ऊपर तसल्ली से, इत्मीनान से। ठीक है, डिस्टिंक्ट जैसे आपने अभी गौर किया, सवाल आपने किया था, ज़रूरी है इसका पता होना कि गुड्स या सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट जितनी जितनी डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विसेज होंगी उतनी पीओज होंगी असल में। ठीक है ना। तो उसमें फिर हमने उसूली बात क्या सीखी, हमने दो चीज़ें देखनी हैं। गुड्स अपने ज़ात के एतबार से भी डिस्टिंक्ट हों, प्याज टमाटर हैं, कीबोर्ड यूज़ हो सकता है साथ, या आईफोन डिस्टिंक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी सेलर ने इनको अलग अलग करके बेचा है, प्याज अलग टमाटर अलग, अलग अलग पड़े हैं, शॉपर के अंदर इकट्ठे भी डाल दिए हैं तो अलग अलग हो सकते हैं, तो वो फिर अलग अलग ही हैं। टमाटर अलग ऑब्लिगेशन, प्याज अलग ऑब्लिगेशन, चीनी अलग ऑब्लिगेशन, पत्ती अलग ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर यही बंदा आपको बर्गर बना के, सैंडविच बना के दे दे, यही बंदा आपको इन डिफरेंट इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट बना के चाय बना के दे दे, तो फिर वो अलग अलग ज़ात के एतबार से गुड्स जो थी उनको इंटीग्रेशन सर्विस इनपुट को इकट्ठा करके ऐसे आउटपुट बनाया सेलर ने कि वो अब एक ऑब्लिगेशन बन गई है। ठीक है, सही है ना। तो इसको ज़रा पढ़ते हैं तसल्ली से, इत्मीनान से, ध्यान से। बात असल में यहाँ से शुरू होती है। वो कहता है, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द, ये एंड पे पढ़ते हैं, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हो। अब अपनी ज़ात के एतबार से गुड्स कब डिस्टिंक्ट हो सकती हैं? गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इफ बोथ फॉलोइंग आर मेट। पहला क्या है? कस्टमर, पेज नंबर 434, पेज 434। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विस ऑन इट्स ओन। टमाटर प्याज अलग खाया जा सकता है, मार्कर अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। जैसे मैंने आपको ये कीबोर्ड की एग्जांपल दी। ठीक है, ये ऑन इट्स ओन अगर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये कोई फायदा नहीं देगा, ये कोई फायदा नहीं दे सकता। तो क्या ये डिस्टिंक्ट नहीं है? नहीं, कस्टमर इससे फायदा ले सकता है, लेकिन इस फायदा लेने के लिए जो रेडिली अवेलेबल चीजें हों कस्टमर के पास, उनके साथ यूज करके इससे फायदा ले सकता है। तो ये भी क्या होगा? कीबोर्ड भी क्या है? डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो कस्टमर डिस्टिंक्ट होने की पहली निशानी, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। अब इस पॉइंट के साथ ये लाइन जुड़ती है। ठीक है, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस इफ द गुड्स और सर्विसेज could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way that generates economic benefit. If a good or service regularly, अच्छा जो काम की बात है ना वो क्या है? ये एक निशानी इसने ये भी बताई कि if a good or service is regularly sold separately, this would indicate that customer generally can benefit from goods or services on its own or conjunction with other available resources. कहता है ये एक बड़ी निशानी है, इसको छोड़ो, जो ऊपर वाली लाइन इसको छोड़ो, आपने ना इसको ऐसे पढ़ लेना बस, ये वाली। ठीक है, ये ऐसी फजूल लाइन। ठीक है, अब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विस ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर सर्विसेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर। इसके बारे में तफसील क्या है? गुड्स और सर्विसेज आर अगर गुड्स और सर्विसेज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली होती है तो ये एक निशानी है। अगर मुख्तलिफ दुकानों पर ही एक चीज़ मिल रही है तो मतलब कि कहीं से भी कोई भी चीज़ ले लो वो उतना ही फायदा देती है, तभी तो अलग अलग पड़ी हुई है, तो ये एक निशानी होती है। अगर उसको हमारा सेलर या कोई और सेलर रेगुलरली अलग से बेच रहा है तो वो डिस्टिंक्ट है। और इफ अ प्रॉमिस गुड और सर्विस इज नॉट डिस्टिंक्ट, एन एंटिटी शैल कंबाइन दैट गुड और सर्विस विद अदर प्रॉमिस गुड सर्विस अंटिल इट आइडेंटिफाइज। इसको भी छोड़ो, इन सम केसेस दैट वुड रिजल्ट इन, बस ठीक है, ये कहीं और समझा दूंगा, फिलहाल इसको छोड़, काटे ना, एक मिनट अभी छोड़ दें, पढ़े ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात क्या है? पहली शर्त क्या हमने बताई जी? पहली शर्त क्या लगाई हमने कि गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट कब होंगी? जब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विस ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी शर्त क्या है? ज़रूरी एंड है, एंड पड़ा हुआ है, ये एंड देख रहे हो? ठीक है, एंड the entity's performance promise to transfer goods or services is separately identifiable from
कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिस्टिंक्ट हो। ये समझाने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फैक्टर्स दैट इंडिकेट एन एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू फॉलोइंग। एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ें कब डिस्टिंक्ट हैं? जब एंटिटी, आपने नहीं काटना, मैं सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूँ, जब एंटिटी प्रोवाइड्स significant service of integrating the goods or services with other goods or services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent a combined output। अगर प्याज टमाटर ब्रेड वगैरह अलग पड़े थे तो वो क्या था? डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर उसने आपसे प्याज टमाटर बर्गर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि प्याज टमाटर का डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बर्गर देने का, सैंडविच देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक बन गई है। इसको क्या किया? बेसिकली वो कहता है एंटिटी ने ऐसी सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइड की है कि गुड्स और सर्विसेज जो थी वो एक बंडल जो था वो क्या बन गई? एक कंबाइंड आउटपुट। तो अगर ये हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग नहीं रहती। ठीक है, अगर आपने चीनी, पत्ती, दूध, कॉफ़ी अलग अलग इनका कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स और डिस्टिंक्ट ही थी, ठीक है ना। लेकिन अगर एंटिटी ने ये चीनी, पत्ती, ये कॉफ़ी, ये दूध, ये अलग अलग आपको देने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि एंटिटी ने प्रोवाइड की एक सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंटिटी प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है जी, दैट रिप्रेजेंट अ कंबाइंड आउटपुट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे की गुड्स और सर्विसेज की विद अदर गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि वो क्या बन गई? कि वो एक कंबाइंड आउटपुट बन गई। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नहीं रहेंगे। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा था, वो ऊपर क्या बता रहा है हमें? वो ऊपर ये बता रहा है, वो फैक्टर्स बता रहा हूं कि जो बताते हैं कि एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विस टू कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। कब होगा सेपरेटली आइडेंटिफिएबल? इफ एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड। अगर एंटिटी ने इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टिंक्ट हैं, और अगर कर दी हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट नहीं रही। हालांकि वैसे अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग फ़ायदा कस्टमर उठा सकता था, लेकिन कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया इन्होंने कि आपको एक बर्गर देंगे, आपको एक चाय का, कॉफ़ी का कप देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया? एंटिटी प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन दैट कन्वर्टेड डिफरेंट इनपुट्स इनटू अ कंबाइंड आउटपुट। तो फिर वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्टिंक्ट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है अगर एंटिटी ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है तो गुड्स और सर्विसेज जो कि ऑन देयर ओन डिस्टिंक्ट थी, जिनसे कस्टमर अलग फायदा उठा सकता था, वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी कब डिस्टिंक्ट हैं? जब कस्टमर ने ऐसी कोई सर्विस नहीं दी है इंटीग्रेशन की कि ये डिफरेंट इनपुट्स मिलकर आउटपुट बन जाए। डज नॉट। ठीक है, और सही है, डज नॉट समझ आ रहा है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल यहां पर गिवन है, मैं वही वाली एग्जांपल कोड कर देता हूं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल ये है कि आप जे डॉट पे गए, एग्जांपल 7 थी गालिबन, चलिए अभी पढ़ते हैं तरतीब से। आप जे डॉट पे गए, वहां पे जाके आपने कहा मुझे एक कुर्ता दे दो। ठीक है, अब उन्होंने कुर्ता दिया, वो आपको खुला था, आपने कहा कि मुझे इसको कस्टमाइज करके मेरे साइज का बना के दे दो। अब कुर्ता जो है ये डिस्टिंक्ट है, गुड्स ऐसी गुड है जिससे आप अलग से फायदा उठा सकते हैं, और कस्टमाइजेशन अलग सर्विस है, ये भी डिस्टिंक्ट है। आप जे डॉट वालों से ना करवाएं, आप बाहर की दर्जी से करवा लें, करवा सकते हैं आप। यानी ये अपनी ज़ात के एतबार से गुड सर्विसेज क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन अगर आपने अपने मुंह से सेलर को ये कह दिया कि आप इसको मेरे साइज के हिसाब से अल्टर कर दें, तो आपने एक ऐसी मॉडिफिकेशन का सेलर को कह दिया है कि वो मॉडिफिकेशन फिर अनडू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये अब डिस्टिंक्ट नहीं रही। अब बेसिकली वो उनकी एक ही ऑब्लिगेशन होगी, और वो होगी, मतलब ये दो अलग अलग नहीं है। वो बेसिकली आपको एक कस्टमाइज कुर्ता देंगे, और अगर आप वहाँ से कुर्ता लेके बाहर आ जाते, किसी और से करवाते, तो सेलर का सिर्फ कुर्ता डिलीवर करने की ऑब्लिगेशन थी, और दूसरे सेलर के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाते आप। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या है? द गुड्स और सर्विसेज
the goods or services significantly modify or customize another good or service promised in the contract. The customization significantly modify the kurta promised in the contract. The customization significantly modify another क्या kurta in the contract. अगर ये हो जाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट नहीं रहा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट ना रहने की क्या निशानी है कि जो कस्टमाइजेशन है, जरा देखो हाईलाइट करते हुए देखो जरा, जो कस्टमाइजेशन है सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दे कुर्ते को, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट नहीं रही। लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई तो फिर ये डिस्टिंक्ट रहेंगी, ठीक है। तीसरा बस ठीक है, इसको ऐसे ही याद रख लो, गुड्स सर्विसेज हाईली इंडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी डिस्टिंक्ट वो क्या कह रहा है, ये फैक्टर्स जो है ये उसे कहता है कि सेपरेट आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। उसमें क्या कहता है, गुड्स सर्विसेज आर नॉट हाईली, इस नॉट को भी मिटा के पढ़ें। अगर गुड्स और सर्विसेज ऐसे करके मैंने जरा समझाया आपको, अगर गुड्स और सर्विसेज हाईली डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड हैं तो डिस्टिंक्ट तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है बेटा, तो ठीक है। चलो अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स करते चले जाते हैं। ये देखें एग्जांपल 1, ये शुरू भी की थी, अब तरतीब से पढ़ते हैं, अब फिर भी मुझे जरा पढ़ाने दो, ठीक है जी। 1 जनवरी को मैकडोनल्ड गए, आपने फिश बर्गर, एक फ्राइज और एक बॉटल, ये आपने ऑर्डर किए। मुझे बताओ क्या ये तीनों चीज़ें अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं? क्या कस्टमर के साथ मैकडोनल्ड ने इसको कोई इन तीनों को कंबाइन करके, कोई इंटीग्रेट करके कोई अजीबोगरीब सा कोई लिक्विड बर्गर बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? ये तीनों अलग अलग ही हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट हैं अपनी ज़ात के एतबार से भी, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी उसने यही कहा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपको एक फिश बर्गर दूंगा, एक फ्राइज दूंगा, एक बॉटल दूंगा। हाँ, ये अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक है, इसमें गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट 3 है, तो मतलब 3 पीओज हैं। कितनी? 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये कोई क्या कहते हैं उसको, मगलोबा बना के देने लगे आप। यही हो सकता था इसका इकट्ठा, तो है जी, मतलब बर्गर को यूं करके उन्होंने करके ऐसे रखा, उसके ऊपर फ्राइज बखेरे, उसके ऊपर पानी की बोतल बखेरी और उनको एक गिलास में डाल के आपको दे दे। यही हो सकता है अगर आप ये कहें कि ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नहीं, ये नहीं है, डिस्टिंक्ट है अपनी ज़ात के एतबार से भी और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। तो ये 3 पीओज हैं। कितनी पीओज हैं? 3 पीओज हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, उसमें पीओज 3 हो गए। नेक्स्ट, बिल्कुल, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर की कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है? 3 है, ठीक है। हाँ, उसके नीचे तफसील भी होती है, इसमें आपको मिलेगा एक बर्गर, एक फ्राइज रेगुलर, एक 250 ml कोक, ठीक है, लिखा होता है उसके ऊपर। और ना भी लिखा हो तो डील के अंदर ये 3 चीज़ें अलग अलग ही हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये कोई टमाटर प्याज और बर्गर पैटीज तो है नहीं कि जिनको आपने कंबाइन करके एक बर्गर बनाया। हाँ, ये एक बर्गर जो था ना, एक बर्गर, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे। फिश डिस्टिंक्ट, सॉसेजेस डिस्टिंक्ट, बर्गर बन डिस्टिंक्ट, टमाटर प्याज डिस्टिंक्ट। लेकिन इसने आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? फिश बर्गर देने का, तो ये फिर एक ऑब्लिगेशन है। इसके अंदर डिफरेंट इनपुट्स मिलकर कंबाइंड आउटपुट बना है, ठीक है ना। आगे चलें जी। नेक्स्ट, अगली एग्जांपल ऐसे आएगी वसीम अकरम वाली। कॉफी टी एंड कंपनी सोल्ड लार्ज कप ऑफ कैपुचिनो कॉफी इंक्लूडिंग कॉफी बीन्स, मिल्क एंड शुगर टू इंजमाम। अब अपनी ज़ात के एतबार से तीनों चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, तीनों चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन उन्होंने ये 3 चीज़ें नहीं डिलीवर करनी। उन्होंने इंजमाम को क्या कहा? आपको एक कॉफ़ी का कप देंगे। तो इसका मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। Although coffee beans, milk, sugar are distinct on its own, but these things are used as an input to produce a combined output. The entity is providing इसको कहते हैं इंटीग्रेशन सर्विसेज। ऐसे इंटीग्रेट करते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स को मिलाकर एक आउटपुट मोबाइल वाले भाई बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, so there is only one performance obligation, that is a cup of tea. Next, coffee, okay. McDonald's sold a burger, अब ये बर्गर आ गया, बर्गर,
ठीक है। इस बर्गर के अंदर बन भी है, चिकन भी है, अनियन भी है, कैचअप भी है और ओलिव्स भी है, ठीक है। और ये वसीम अकरम को उन्होंने बर्गर बेचा है। अब वो क्या कहें, हमने ये 1 2 3 4 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमने मीट की हैं? नहीं जी नहीं, ठीक है। बन अकेला भी खाया जा सकता है, ठीक है, खाया जा सकता है। छोटे थे हम तो खा लेते होते थे, आजकल आप लोग बर्गर बच्चे हो गए जी। हमें तो ये दे दिया करते थे, भाई खा लो बस, ठीक है। कभी कभी साथ दूध चाय भी मिल जाती थी, ठीक है, खा लेते थे। आप लोग तो माशाल्लाह फिर हैं। तो बन, चिकन, अनियन, केचप और ओलिव्स, ये क्या है जी, ये अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन सेलर ने एक बर्गर बेचने का वादा किया है वसीम अकरम को, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक ही ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर आ बर्गर। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रहे हैं, डिफरेंट इनपुट्स को मिलाकर एक आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दो bun, chicken, onion, ketchup and olives are distinct on its own, but these are used as input produced to combine as an input to produce a combined output, so are not distinct in the context of contract. शाहिद अफरीदी ने एक हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये भी पढ़ ली थी, इसमें उसने तफसील बताई जी। एंड द एंटिटी सेलर शाहिद अफरीदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट भी मैं करूँगा और इसमें बहुत कुछ करूँगा जी। क्या जी, मैं कुछ गुड सर्विस दूंगा, इसमें इंजीनियरिंग भी मेरी तरफ से, साइट क्लियरेंस भी मेरी तरफ से, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, पाइपिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन। और भाई बस ठीक है, बात सीधी बात करो, तुमने हमें अस्पताल बना के देना है। अब उस अस्पताल बनाने के लिए जो कुछ भी है ये इस तरह से ही है कि हमने से कहा बस हॉस्पिटल बना दो, वो बना रहा है, ठीक है, तो बना रहा है, तो ये फिर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अच्छा, इसका रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड वो अपने असूल हैं। अगर हमारी ज़मीन पे अस्पताल बना रहा होगा तो साथ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ओवर टाइम, और अगर अपनी ज़मीन पे बना रहा होगा तो फिर ये देखना पड़ेगा कहीं अगली बात तो नहीं है, तीसरा पॉइंट भी है। तो वो तीनों अगर लग गए तो ओवर टाइम, नहीं तो इन टाइम, वो अलग बात है। फिलहाल तो ये डिसाइड कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस कितनी है। हम जब वो एलोकेशन ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करने वाला बनाते हैं, क्या यहाँ पे हम यूँ लिखें, ये ऐसे बने, देखिएगा ज़रा इधर, ये ऐसे बने, मैं इधर से engineering, site clearance, foundation, procurement, construction, piping, wiring, installation, बोर्ड ही खत्म हो गया। क्या करें, ये सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। भाई नहीं है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो क्या है। अब शायद अफरीदी भी क्या कर रहा है, डिफरेंट इनपुट्स को इंटीग्रेट करके कंबाइंड आउटपुट बना रहा है। जैसे एग्जांपल ये थी 6 थी आलेबन वॉशरूम वाली, बड़ी पसंद आई आपको। The promised goods or services are capable of being distinct because the customer can benefit from the goods or services either on their own or together with other readily available resources. ठीक है ना? This is evidenced by the fact that entity or competitors of entity regularly sells many of these goods or services separately to other customers. ये सारे काम अलग अलग भी होते हैं। आप नक्शा कहीं से बनवाएं, आप फाउंडेशन किसी एक से डलवा लें, उसके बाद आप प्रोक्योरमेंट के लिए कोई और बंदा रख लें। ये सारे काम आप खुद भी कर सकते थे, आप कोई और मुख्तलिफ बंदों से भी करवा सकते थे। रेगुलरली लोग ये काम कर रहे हैं जी। पेंट वाला बंदा अलग फिर रहा है, वायरिंग वाला, पाइपिंग वाला अलग है, सीवरेज वाला अलग है बंदा, हर शोबे का बंदा अलग से भी मिल जाता है। लेकिन आपने अलग अलग बंदों की बजाय एक ठेकेदार को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई तुम जानो तुम्हारा काम, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हम नहीं सरदर्दी बर्दाश्त कर सकते, लेबर के मसले, ये वो सारा काम अपनी तरतीब से करो। तो वैसे तो ये रेगुलरली लोग सेल करते हैं ये सर्विसेज, तो ये डिस्टिंक्ट हैं गुड सर्विसेज, ठीक है। हाउएवर द प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड सर्विसेज इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट एंटिटी प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड सर्विसेज, द इनपुट्स इनटू द हॉस्पिटल कंबाइंड आउटपुट फॉर विच द कस्टमर हैज कॉन्ट्रैक्टेड। कंक्लूजन दिस the entity accounts for all goods and services in the contract as a single performance obligation, that is delivery of hospital. हाँ, अब उसकी अगली बात है, ऑब्लिगेशन एक है, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होना है, उसके 3 क्राइटेरिया, अगर वो 3 में से किसी एक को हिट कर जाए तो ओवर टाइम रिकॉर्ड कर ले शाहिद अफरीदी, वरना एट अ पॉइंट इन टाइम, जिस दिन हॉस्पिटल की चाबी पकड़ाएगा उस दिन रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। ये आ गई जी एग्जाम्पल 5। यू बॉट अ मीडियम साइज, यू मेरे बारे में मैं तो एक्सेल ही खरीदूंगा। You bought a medium size suit from J. and you also requested them to make alteration in the suit. खैर पिछले सेशन तक ऐसा ही था, अभी तो थोड़ा सा बेहतर हो गया काम। तो अब क्या कह रहा है जी, आपने एक मीडियम साइज सूट बाय किया है
और आपने उसी को कहा है कि अल्ट्रेशंस कर दो। अब ये अल्ट्रेशन ऐसी नहीं है कि दोबारा ख़त्म हो जाएंगी। अल्ट्रेशन का मतलब यही है, उन्होंने जो है वो अब पहले उधेड़ देना है, फिर उसको कटाई करके उसको जो है वो सेट करके उन्होंने सिलाई मार देनी है। अब वो को आसानी से हटने वाला काम नहीं, सारा ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा से शायद कर ही ना सकें रिवर्स, निशान तो पड़े रह ही जाएंगे, दोबारा खोलना पड़ जाए तो, ठीक है ना। तो ये क्या है, वैसे तो बज़ाहिर रेगुलरली कुर्ते यहाँ से लोग लेकर बाहर से कस्टमाइजेशन करवाते होंगे। ये सर्विसेज डिस्टिंक्ट वैसे तो हैं, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन चूंकि हमने अपने सेलर को कहा है कि वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दे हमारी इस प्रोडक्ट को, इस गुड को, तो इसलिए अब हम इसको दो अलग अलग ऑब्लिगेशन नहीं कहेंगे, ये एक ही ऑब्लिगेशन है। ये दूसरी एग्जांपल पढ़ाई थी यहाँ, ये दूसरी सिचुएशन कि गुड्स और सर्विसेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द और कस्टमाइज। अगर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज नहीं करती हैं तो ये डिस्टिंक्ट हैं, और अगर कर देती हैं तो अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कर दो, ठीक है, कर दो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई। दो suit and alteration are distinct on its own because other suppliers also providing alteration services, but suit and alteration are used as an input to modify output. So अब ये क्या है, ये इंटीग्रेशन सर्विस नहीं है कि डिफरेंट इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बनाएं, बल्कि ये मॉडिफिकेशन सर्विसेज हैं, यूँ कह लें। अब आप अल्ट्रेशन यूँ कर रहे हैं कि आपका आउटपुट मॉडिफाई हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, उसने अपनी हैसियत लूज नहीं कर दी है, चीनी पत्ती दूध सब कुछ ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये उस तरह से नहीं है, ये इंटीग्रेट करके कंबाइंड आउटपुट नहीं बना, लेकिन आउटपुट मॉडिफाई हो गया, लेकिन हुआ सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई है। तो अगर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो गया तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि जी देखें ये अब दो अलग अलग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक ही ऑब्लिगेशन है। मैं मिसाल के तौर पे एक और समझाता हूँ बात। हमने कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर लिया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, और बना बनाया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, और सारी दुनिया के अंदर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो हमने भी ले लिया, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल भी कर लिया, यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करना सिंपल काम है, लेकिन ये तो होगी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, ये आज एग्जांपल दूंगा इसी होमवर्क में। दूसरी एग्जांपल, हमने एक सॉफ्टवेयर लिया और सॉफ्टवेयर बनाने वालों को कहा नहीं यार आप ना हमारे कॉलेज के एतबार से इसको कस्टमाइज़ करें, हमारा कॉलेज डिफरेंट है, इसमें बच्चे आते हैं, कोर्सेज हैं, इनके अपने सेशंस की रूटीन है, तो आप उस हिसाब से हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के दो। अब स्पेशल हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर जो था, पहले शायद वो होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, अब वही सॉफ्टवेयर कॉलेज के हिसाब से, जब कॉलेज के आईटी एनवायरनमेंट में काम करने के लिए जब उसको कस्टमाइज़ किया गया, तो वो ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसने आउटपुट को मॉडिफाई कर दिया। बहुत मुश्किल है अब उसको अनडू करना भी, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड क्या कहेगा, हालांकि आपने दो कॉन्ट्रैक्ट्स किए, पहले आपने सॉफ्टवेयर लिया, इवन ये कॉन्ट्रैक्ट्स दो हैं, मैं वहाँ पे जाकर भी अब कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसी की तरह सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करना, ऐसे मतलब ऐसी अल्टरेशन करना जो मॉडिफिकेशन ऐसी हो कि जो आपके आउटपुट को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दे, तो उसको आप कहेंगे कि ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं है, ये बल्कि बेसिकली ये दो नहीं, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक बन जाती है, ठीक है। Although suit and alterations are distinct on its own because other suppliers also providing alteration services, जेरॉड से लेकर बाहर से करवा लें, and alteration are but suit and alteration are used as an input to modify output, so these are not distinct in the context of contract, so only one performance obligation, that is delivery of suit। 6 कर ली थी हमने, इसका डी पार्ट किया था, बोलो 7 पढ़ो। फिलिप्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ी सी जरा तेजी ला रहे हैं अब इस, ताकि तेजी इसलिए ला रहे हैं इसमें कि ये समझ आ गया ना, इसको तेजी से समझ ले ताकि सवाल पढ़ते ही हमें आइडिया हो, अच्छा हाँ यार फौरन इस तरह से नजर आ रहा है जी, ये ठीक है। फिलिप्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन ओवन, परफॉर्म एन इंस्टॉलेशन सर्विस एंड 1 year मेंटेनेंस। अच्छा जी एक बात याद रखिएगा इंस्टॉलेशन के बारे में, अगर सवाल साइलेंट हो तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना है, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो assume installation is simple, ठीक है ना जी। मतलब कि आप सॉफ्टवेयर ले आएं, आप उससे बुलवा के इंस्टॉलेशन करवाएं या आप खुद कर लें। आप कॉफ़ी मशीन ले आएं घर, आप उनके बंदे से बुलवा के इंस्टॉलेशन करवाएं। इंस्टॉलेशन कौन सी है यार, आपने वो
डिब्बे से निकालनी है, स्विच एक लगा होना है, आपने उसको लगा देना है, ऑन करना है, उन्हें चल पड़ना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 3 है, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ओवन को बेचने और उसके साथ इस इंस्टॉलेशन को जोड़कर ये नहीं कह देना कि जी ओवन तो चल ही नहीं सकता अगर ये इंस्टॉलेशन नहीं करके देंगे, तो इस तरह की बात नहीं है। ओवन चल ही नहीं सकता अगर इंस्टॉलेशन की सर्विसेज ना दे, तो भाई नहीं हो, ओवन ले आए हैं इसी चलवा लेंगे। मेंटेनेंस सर्विस 1 ईयर की है, वो आप उनसे करवाएं या आप अपने मोहल्ले के किसी इलेक्ट्रीशियन से करवा लें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, 3 डिस्टिंक्ट, ओवन, इंस्टॉलेशन और 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस। ये डिस्टिंक्ट हैं, वैसे तो डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि कस्टमर ऑन देयर ओन इनसे फ़ायदा उठा सकता है। ओवन खरीद लाए, इंस्टॉलेशन खुद कर ले, अपने किसी बंदे से करवा ले, जरूरी तो नहीं इसी सेलर से करवानी है, और मेंटेनेंस सर्विस भी बाद में कहीं से लेता रहे। तो ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है ऑन देयर ओन, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये डिफरेंट है, अलग अलग नजर आ रही है। फिलिप्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल एन ओवन, परफॉर्म इंस्टॉलेशन और 1 ईयर मेंटेनेंस। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है आपकी 3 ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 ऑब्लिगेशंस हैं, आप इसका रेवेन्यू भी इन टाइम करोगे, इसका भी इन टाइम और इसका ओवर टाइम। जब ये डिलीवर कर दो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, जब ये डिलीवर कर दो तो ये जो मैंने थोड़ी सी बात की है ना, इंस्टॉलेशन सिंपल है, ये बड़ी गहरी बात है। 2 चीज़ें हैं, अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है तो ओवन को डिलीवर करते ही उसका रेवेन्यू बुक कर लो, इंस्टॉलेशन जब करो तो उसका रेवेन्यू फिर बुक करना। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन सिंपल ना हो, हमसे हो ही ना सकती हो, मतलब चल ही नहीं सकता जब तक वो खुद आके इंस्टॉल ना करे, तो फिर आपने ओवन का स्टैंडर्ड, ओवन का रेवेन्यू बुक करने के लिए इंस्टॉलेशन का इंतज़ार करना होगा, यानी फिर ये 2 नहीं, ये एक पीओ बन जाएगी, ठीक है। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप इन दोनों का रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे आज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इकट्ठे हुए पड़ते, वो खैर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सिचुएशन वैसी ही थी, ठीक है ना। पहले दोनों इकट्ठे थे, उनका रेवेन्यू इकट्ठा, ओके। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है जी, ओवन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। रिटेलर सेल करता है वॉशिंग मशीन फॉर 1000, रिटेलर साथ में ये फ्री गिफ्ट्स भी देता है, फ्री की दुनिया नहीं है, अब जन्नत ही है। फ्री सर्विस और मेंटेनेंस देता है, 1 kg वॉशिंग पाउडर एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 18 मंथ देता है और डिस्काउंट वाउचर भी देता है, ठीक है जी, अगर 6 महीनों में हो। तो इसके अंदर भाई सिंपल सी बात है कि वॉशिंग मशीन बेच रहा है, वॉशिंग मशीन, इसमें 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। वॉशिंग मशीन सर्विसेज फॉर 3 ईयर्स, 1 kg वॉशिंग पाउडर और डिस्काउंट वाउचर, ठीक है। कुछ आइडिया होने लग गए। ये देखो 9 भी पढ़ी लो। वाई सब्सक्राइब्स टू अ 12 मंथ्स मैगजीन सब्सक्रिप्शन, 12 महीने के लिए उसने मैगजीन सब्सक्रिप्शन पे कर दी है, एंड रिसीव्स अ फ्री वॉच, और साथ में एक फ्री वॉच मिली है। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर तो ये नॉर्म है तो लोगों के जहन के अंदर तो होगा ना कि जब भी कोई 1 महीने की लेता है, ज़ाहिर उन्होंने ऑफर लगाई होगी, साथ में वो फ्री वॉच भी देते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। मंथली मैगजीन सब्सक्रिप्शन भी देना उनको और वॉच भी, रेवेन्यू विल बी एलोकेटेड। अच्छा जी, ठीक। A property consultant agreed with Sarasif that he will deliver a house to Sarasif within 1 year, ठीक है। अब if we go deep down the contract, we see the consultant is promising to create map, prepare foundation, construct wall, construct roof, paint the house. Everything is distinct on its own. लेकिन in the context of contract, consultant has contracted, agreed that he will deliver a house to Sarasif. गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट तो थी अपनी ज़ात के एतबार से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्टिंक्ट नहीं रही। तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर अ हाउस। समझ आ रही है बेटा, समझ आ रही सबको, ठीक है। बोर हो रहे हैं, चलें बस करते हैं। ये एग्जांपल देखें जी, ये एग्जांपल है डिटर्मिनिंग वेदर गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, ये 2 सफ़ों में फैली हुई एग्जांपल है, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है, बेसिकली मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा। इसका सोल्यूशन आप लोगों को हार्ड में मिला है और मैं आपको अभी सॉफ्ट में भी ज़रा दिखाता हूँ। पॉज कीजिएगा ज़रा। अच्छा बच्चों, अब ये एग्जांपल जो है इसके अंदर बेसिकली सिचुएशन चले पढ़ लेते हैं क्विकली। एन एंटिटी, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू, ये आपका होमवर्क है,
इसका सोल्यूशन भी आपको मैं दिखाता हूँ जो ज़रा आसान करके बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वैसे ज़रा आइडिया देता हूँ और मुझे पता है आपको सिर्फ रीड करना है इसको और सिचुएशन को समझना है बस, ठीक है। एन एंटिटी जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, perform installation service and provide unspecified software updates and technical support for 2-year period. अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट। अब कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं जी? सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट, 4 हैं, ठीक है जी। The entity sells the license, installation service and technical supports. License, installation service, technical support separately देते रहते हैं। Installation includes changing the web screen for this, ठीक है, कुछ बातें बता रहे हैं। Installation service routinely performed by other entities and does not significantly modify the software. The software remains functional without the updates and the technical support. अब नज़र क्या आ रहा है? ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये चारों चीज़ें जो हैं, ये अलग अलग चल सकती हैं, ठीक है। द एंटिटी असेसेस द गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू डिटरमिन, ये तो आंसर आ गया। अब ये जो सोल्यूशन आपको दिया गया है ऑनलाइन वालों के लिए भी अपलोड कर दिया जाएगा। ये पेज 438 की एग्जांपल 11 है, ठीक है ना जी, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? एंटिटी क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ट्रांसफर, ये 4 चीज़ें। द एंटिटी सेल्स लाइसेंस, ये सारी कहानी सवाल वाली लिख दी, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिस्टिंक्ट इन सेल्फ तो हैं, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी पहले आ गया है, गुड्स से पहले चला गया है, मतलब डिलीवर बिफोर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और उसका बेनिफिट वो ले सकता है। इंस्टॉलेशन अदर्स भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन, इसलिए अपडेट्स जो हैं वो मतलब ज़रूरी नहीं है वो क्या कह रहा था, अनाउंस से कुछ इस तरह की अनाउंस, मतलब इसका मतलब कि अपग्रेड हों या ना हो फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, और मेंटेनेंस भी है। तो ये सारी की सारी गुड्स सर्विस डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए ये 4 हैं। ये तसल्ली से पढ़ना है। दूसरी सिचुएशन के अंदर वो जो एग्जाम्पल बी बनी हुई है, उस एग्जाम्पल बी के अंदर वो सिर्फ उसने ये कह दिया है, सारी बात के अलावा सिर्फ इतनी सी बात डिफरेंट है कि इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हमने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ले लेना है, तो इसलिए पहली दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी उसमें। ज़रा पढ़ के देखें, इसको तसल्ली से पढ़ना है आपने, ठीक है, ध्यान से, कोई मसला हो तो फिर पूछना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करके लिख दिया गया, वहाँ से ना पढ़िएगा, वहाँ से काट के इसको यहाँ से ही पढ़िएगा, ठीक है। The promised goods and services are same as in question 1, except that contract specifies that part of installation service, the software contract specifies that as part of installation service, the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other customized software applications used by the customer. अपनी IT environment के हिसाब से customization करवा रहा है। The customization can be provided by other entities. ये भी अगर ये सर्विस भी अदर्स दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, जे डॉट को ही कह दिया कि आप ऑर्डर कर दो, हमने सी को कह दिया। ये समझ आई ये बात समझ आई है? पहला सवाल सिंपल था, उसने कहा सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, पहले ही आ जाता है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, अपडेट आ जाएगी तो कर लेंगे, अलग है, उसकी कोई ज़रूरत ऐसी नज़र नहीं आ रही कि उसके बगैर चल ही नहीं सकता, कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी, और सर्विसेज भी हैं। तो 4 ऑब्लिगेशंस थी, तफसील सारी पढ़नी है उस सफ़े पे, एक छोटी छोटी चीज़ भी लिखी हुई है, तफसील सारी पढ़नी, ठीक है। क्वेश्चन बी के अंदर क्या कहता है, वो 11B में वो कहता है बाकी सब तो सेम है, लेकिन ये जो हमने सॉफ्टवेयर लिया है ना, ये सॉफ्टवेयर हमने कस्टमाइज एज पर आर IT एनवायरनमेंट कर दिया है। इधर देखो, क्वेश्चन सारा सेम है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर इज टू बी सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड टू ऐड सिग्निफिकेंट न्यू फंक्शनैलिटी, नए फंक्शन ऐड करने, क्यों? टू एनेबल द सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस, हमारे IT एनवायरनमेंट टू इंटरफेस विद अदर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड बाय द कस्टमर, जो ऑलरेडी कस्टमर के पास चल रहे हैं सॉफ्टवेयर, उनके साथ इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमने सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इसकी करवा ली। द कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विस कैन बी प्रोवाइड बाय अदर एंटिटीज, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ये वाला काम कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि यही सेलर कर सकता है, लेकिन हमने तो जे डॉट से ही कह दिया ना अल्टरेशन कर दें, और दर्जी भी कर सकते थे। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन सर्विस एक PO बनेगी, फिर अपडेट अलग हो जाएगी, और सपोर्ट सर्विस जो है वो अलग हो जाएगी। इसका मतलब जब तक इंस्टॉल हो नहीं जाएगा सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये असल कहानी होती है, पढ़ो। द एंटिटी फर्स्ट असेसेस वेदर
The criteria in this para has been met for the same reason as the question 1. The entity determined that software license installation and technical each meet the criteria. Goods अपने आप के अंदर तो डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि इंस्टॉलेशन और बंदे भी दे रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या ये डिस्टिंक्ट हैं? The entity observes that terms of contract result in a promise to provide a significant service of integration. वहीं से पढ़ा के लाया था ना, जे डॉट वाला, वही लिखा हुआ है, ठीक है? या कस्टमाइजिंग द license software into the existing software license by performing a customized installation alteration of j.suite, ठीक है, as specified in contract. The entity is using the license and customized installation service as input to produce a combined output. Consequently, the entity determines the promise to transfer the license is not identifiable from customized installation and therefore ये क्राइटेरिया इसके लिए मीट नहीं होता. सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं है. On the basis of same analysis, question 1 entity concludes that software updates और टेक्निकल सपोर्ट जो हैं वो तो उसी तरह से ही क्या हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं. कंक्लूजन क्या निकला? अब हमारे पास 3 POs हैं. सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन जिसके अंदर लाइसेंस भी आएगा और कस्टमाइजेशन सर्विसेज भी आएंगी, ये एक PO है. और सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट. मतलब क्या है? मतलब क्या है? इधर देखो, यहाँ पे रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब लाइसेंस की, जब सॉफ्टवेयर की सीडी पकड़ाएंगे, सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड हो जाएगा. जब इंस्टॉलेशन करके देंगे तो इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद जब सर्विस अपडेट करेंगे, अपडेट का रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे. अपने प्रिंटर वाले सवाल की तरह से देखो, और सर्विस जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे. लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर जो है उसने सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करवा लिया, हमसे कस्टमाइजेशन करवा ली, तो ये पहले दोनों चीज़ों से कहा डिस्टिंक्ट ही नहीं है, ये तो एक बन गई. इसका मतलब हम इन दोनों को एक मानते हुए एक PO जब मान लेंगे, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो इन दोनों का इकट्ठा ही रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब हम उसकी कस्टमाइजेशन भी करके उसको देंगे, ठीक है. और ये अपनी जगह पे उसी तरह से कायम है. जब अपडेट हो जाए तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, और ये जैसे जैसे करो, सर्विस देते जाओ, वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते चले जाओ, ठीक है. सही है. चलें जी, वापस आ जाते हैं. फिर ये एग्जांपल होगी, ज़रा 12 देखें. 12 में क्या है? ये आपने की थी 12? नहीं की थी? पढ़ें जी. स्काई इलेक्ट्रिक इज अ कंपनी विच इज सेलिंग सोलर पैनल्स. ये मैंने आपको कल एग्जांपल शायद आज ही दी थी, अभी स्टार्ट में, ठीक है, दी थी ना अभी. Sky Electric is a company which is selling solar panels. It provides a hardware and a software to run the system. The hardware and software are not separately sold by Sky Electric or by other suppliers. So customer cannot benefit from hardware software. Therefore, both hardware and software are not distinct in itself and are considered as single performance obligation. ठीक है, जो मैंने आपको आईफोन लिख कर दिया था वहाँ पे ये Sky Electric लिख लेते हैं, ताकि आपकी एग्जाम्पल रेफर हो जाए. है जी. स्काई इलेक्ट्रिक सोलर पैनल का सिस्टम जो लगा होता है उसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, और सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है ना. तो वो दोनों मिलकर ये सिस्टम बनता है, तो ये एक है, ठीक है. ओके. थर्टीन पढ़ें जी इसको. ये तो पढ़ी होगी, ये भी नहीं पढ़ी. हो पढ़ें जल्दी से. टेल्को टी एंटर्स इनटू अ 2-year contract for internet services with customer C. C also buys a modem and a router from T and obtain title of the equipment. राउटर और मॉडेम में क्या फ़र्क होता है पता है? मॉडेम वो जिससे नेट आकर चलेगा, और राउटर अगर अपने घर के अंदर किसी दूसरी मंजिल पे या किसी दूसरे कमरे के अंदर सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो हम उसी के अंदर अपना राउटर लगा लेते हैं, जिससे वो सिग्नल्स को मज़ीद प्रोजेक्ट कर देता है. एक ही चीज़ है वो बेसिकली, मॉडेम और राउटर. मॉडेम वो जिसमें आकर PTCL की तार लगेगी और वहाँ से फिर नेट निकलेगा. अब मैं अगर निचली मंजिल के ऊपर वो मॉडेम लगाया हुआ है, ठीक है, तो उससे जो निकल रही हैं शुआएँ वो ऊपर वाली मंजिल में सही नहीं आ रही, तो एक राउटर ऊपर लगा लेंगे जो उसको मज़ीद मेरे घर में और अच्छे तरीके से सिग्नल्स फेंकेगा, ताकि खूब टाइम ज़ाया करें हम, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी. तो टेल्को एंटर्स इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेट सर्विसेज विद कस्टमर C.
मॉडेम और राउटर दे देगा और उसके बाद 2 साल तक सर्विसेज देगा इंटरनेट की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शुरू में हमने मोबाइल वाली एग्जांपल की थी, याद है? मोबाइल दे देता है और फिर आगे नेटवर्क सर्विसेज, ये ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है टी डज नॉट रिक्वायर कस्टमर टू परचेज इट्स मॉडेम एंड राउटर एंड विल प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर यूजिंग अदर इक्विपमेंट दैट आर कंपैटिबल विद टीज नेटवर्क। वो कह रहा है कि जी टी ये नहीं कह रहा, टी टेलको टी ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे ही मॉडेम पे नेट चलेगा, कोई भी मॉडेम इस फलां जनरेशन का हो, इस नस्ल का हो, इस कैपेसिटी का हो, उस पर हमारा नेट चलेगा। यानी कि वो यही कह रहा है कि आप कोई भी मॉडेम लगा लें, हम सर्विसेज दे देते होते हैं, ठीक है। There is a secondary market in which modems and routers can be bought or sold for amount greater than scrap value। और ये जो राउटर और मॉडेम्स हैं ये भी मिल जाते हैं बाज़ार से आमतौर पे। इसका मतलब सर्विसेज डिस्टिंक्ट हो गई, इंटरनेट सर्विस जो है वो डिस्टिंक्ट है, मॉडेम डिस्टिंक्ट है और राउटर विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट है। T concludes that modem and router are each distinct and that the arrangement includes 3 performance obligations: the modem, the router and the internet service based on following evolution। क्या evolution है? Capable of C can benefit from modem and router on their own because they can be resold for more than scrap value। C can benefit from internet service in conjunction with readily available resources। उनके पास अगर अपना कोई मॉडेम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो either the modem or router already delivered at the time of contract setup, they could be bought from alternative retail vendors, or internet service could be used with different equipment। और distinct within the context of contract क्या जी? T does not provide a significant integration services। ऐसा नहीं है कि जो तार इस मॉडेम में आके लग गई है वो यहाँ से अब निकल ही कभी नहीं सकेगी, इधर से निकालो और नया मॉडेम ले आओ कहीं से, उसमें लगा दो। T the modem router and internet service do not modify or customize one another। ठीक है जी, ये कोई कस्टमाइज भी नहीं कर रहे। और छोड़ें, तीसरे को ऐसे ही रहने दें, वैसे ज़बरदस्ती घुसा हुआ है, लिखा है तो लिखा रहने। ठीक है जी, समझ आती है अब बात की आपको, डिस्टिंक्ट वाली कहानी को अब हम किसी हद तक लपेट सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अब आइडिया होने लग गया मेरे ख्याल से, है ना, कि सही से होने लग गया है डिस्टिंक्ट क्या होता है। अच्छा जी, अब ज़रा आए, ये छोटी मोटी चीज़ें असल में अब रहती हैं, क्या करें, अब पूरा तो करना है ना इसको। चलें जी, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल रह गई थी। आपको याद होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम होने के लिए हमने एक एग्जांपल की थी, एग्जांपल 5, जिसके अंदर वो उसने कहा था कि जी अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो घर बना रहा है। पेज नंबर 462 पे आए ना, पेज नंबर 462 पे आए। ये एग्जांपल हमने की थी जब हम पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई करने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट भी आया था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वाली, वो ज़माना याद करें, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल की थी जिसके अंदर उसने ये कहा था, कहानी मैं याद करा रहा हूँ आपको, कि मैं अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे एक प्लाजा बना रहा हूँ। हमारे कस्टमर ने जाके कहा था, बल्कि हम तो सेलर हैं, सेलर ने कहा था कि मैं फ्लैट बना दूंगा। कस्टमर ने कहा था मुझे भी एक फ्लैट चाहिए। तो हमने कहा था सेलर ने 10% एडवांस दे दो, 2 साल बाद मकान ले जाना और बाकी पैसे दे देना। और अगर आगे लिखा हुआ था अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करे तो 10% एडवांस वापस नहीं होगा, और अगर सेलर डिफ़ॉल्ट करे तो कस्टमर को 10% एडवांस वापस हो जाएगा। तो हमने कहा था जी एक तो अपने रेजिडेंशियल, एक तो साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम वाला चक्कर नहीं हो रहा। अब वो मैंने फिर घुमा दिया। खैर चलें, साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम वाला चक्कर नहीं है। फिर जी अच्छा चलें, आप तो बोलें साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम भी नहीं हो रहा था, साथ साथ कंट्रोल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था क्योंकि उसका अपना कॉम्प्लेक्स था, और तीसरा ना स्पेशलाइज नेचर का था, ना कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात लिखी हुई थी कि भाई सेलर साहब आप इसको किसी और को बेच नहीं सकते। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सफ़ा है ये, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सफ़ा है। एक पास पेपर में तो आपको मैंने वो करवाया भी था, आपने खुद किया था, एक करवाया था, फिर होमवर्क दिया था। आज पूछ लेता हूँ उसमें कोई मसला है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर से 10 नंबर का सवाल बना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसने तो दुनिया बदल दी है इस पॉइंट ने आके, किस पॉइंट ने आके, सॉरी इस पॉइंट ने आके, तीसरे वाले सिचुएशन में, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चेंज आई थी। अच्छा जी,
अब यहाँ पे हमने क्या बताया था जी, ये तीनों चूंकि शर्तें ओवर टाइम वाली कंक्लूड नहीं हो पा रही, इसलिए हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे एट अ पॉइंट इन टाइम। तो पहले साल के एंड में हमने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया था, दूसरे साल के एंड में सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, सही है। अब इसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर एग्जाम्पल 6 आज करने लगे। एन एंटिटी इज डेवलपिंग, अब वही सवाल सेम है, बाल फिर भी ज़रा क्विकली पढ़ते हैं क्योंकि सवाल करना भी तो है। ठीक है, ज़रा सवाल को पढ़ें, मैं बोर्ड में डालूँ इतनी देर। जी बच्चों, an entity is developing a multi-unit residential complex. A customer enters into a binding sale contract with the entity for a specified unit that is under construction. Same question है, मसला आगे जाके आना है। The contract inception is Jacom January X8. Price of one unit is 30 लाख. Expected date of completion is 31 दिसंबर X9, 2 साल बाद. The entity year end is 31 दिसंबर. Construction is 60% complete by 31 दिसंबर X8. मैंने उस दिन कहा था ये धोखा है, ये धोखा है, याद है? क्योंकि ऊपर वाली तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई थी। ठीक है ना, सही है। लेकिन आज पता नहीं ये धोखा है या नहीं। द कस्टमर पेज अ 10% नॉन फंडेबल डिपॉजिट। द कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350 एट 31 दिसंबर 8 एंड 31 दिसंबर 9 ईच। बिल्कुल सेम, यहाँ तक बिल्कुल सेम, ऐसा ही है। ये बात लिखी हुई है नहीं, उसने कहा था यहाँ पर कि रिमाइंडर को वो है एक ही बार इकट्ठा एंड पे पे करेगा। चलो ये डिफरेंट था। ठीक है, चले हम पिछले को क्यों कंपेयर करें, छोड़ें इधर, इसको पढ़ें। द कस्टमर विल मेक पेमेंट, प्रोग्रेस पेमेंट्स करेगा। 1350 और 1350 कितना बनता है? 2700, और 300 किधर है? वो एडवांस हो गया। ठीक है ना, तो 10% एडवांस है और फिर 45% करके वो दोनों साल के एंड पे पे करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब वो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ सब्सटेंटिव टर्म दैट प्रिक्लूड यानी स्टॉप द सेलर फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर। असल मसला क्या हुआ, साइमल्टेनियसली रिसीवर कंज्यूम वाला चक्कर भी नहीं हो रहा था और अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो साथ साथ कंट्रोल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अब तीसरा था स्पेशलाइज नेचर का हो, वो भी नहीं था। लेकिन एक और मसला था, नूरुल्लाह आज आए हुए हैं, नूरुल्लाह वाला कॉन्ट्रैक्ट भी तो था, ये बहादुर मेरे वाला तो नहीं है। ये इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि सेलर तुम किसी और को बेचोगे नहीं। लिखो लिखो इसमें लिखो कि कल को जो है वो हमजा शहबाज या बिलावल आकर तुमसे ये फ्लैट मांगे, तुमने उनको नहीं बेच देना। ठीक है, ज़्यादा पैसों की लालच में। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ सब्सटेंटिव टर्म दैट प्रिक्लूड स्टॉप द एंटिटी फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर। इन एडिशन द कस्टमर डज नॉट हैव राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म एज प्रॉमिस्ड। नॉन कैंसिलेबल भी है ये। चले छोड़ें, पहली बात होगी काफ़ी। नोट, इग्नोर फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड इग्नोर अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, मेहरबानी। जनरल एंट्रीज करो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस बाय फेलिंग टू मेक प्रॉमिस्ड पेमेंट एज एंड व्हेन दे आर ड्यू, the entity would have a right to all the consideration promised in the contract if it completes the construction for the unit. ठीक है, अगर पूरा कर लेंगे, वो कहते हैं कस्टमर अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके पास ये राइट है कि उसको पूरा करे, पूरा करके उससे सारी कॉस्ट ले। द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली upheld similar rights that entitle developers to require the contract customer to perform by paying cash subject to entity meeting its obligation under the contract. वो कहता है ये नहीं, टू डेट तक वाली बात ही नहीं, बल्कि वो ये कहता है कि कहीं पर अक्सर जगहों पर सिक्योर करने के लिए इन बिल्डर्स को कोर्ट्स ने भी ये फैसला दिया है कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है तो ये पूरा करके उससे पूरी कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सही है, पर ये उन्होंने लिखा हुआ है। और आगे कहता है वो पॉइंट 2 में, इन द इवेंट ऑफ अ डिफॉल्ट बाय कस्टमर आइदर द एंटिटी कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड। अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, आइदर द एंटिटी कैन रिक्वायर, अच्छा ये अलग अलग है, पहले 1 को ही देख लें।
ठीक है, चलें जी, अब एंट्रीज कर लेते हैं मेरे ख्याल से जी। यकम जनवरी X8 पर क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट होगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट होगा, कैसे नहीं कोई एंट्री होगी? 3 लाख के ऊपर 3 लाख की पेमेंट 10% एडवांस यकम जनवरी X8 पे जाना तो है। सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद 31 दिसंबर 8 आएगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ना तो पहली शर्त साइमल्टेनियसली रिसीव कंज्यूम वाली हुई थी, ना ही दूसरी कंट्रोल ट्रांसफ़र वाली थी, लेकिन तीसरी बात आई, स्पेशलाइज का नेचर का तो नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए नूरुल्लाह ने उसको रोक दिया कि किसी और को बेचे। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करेगा तो राइट है सेलर का कि वो कॉस्ट रिकवर कर सके। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट टिकू हो गया और रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब 31 दिसंबर पर आपको कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन नहीं है अगर होते, उसने कह दिया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में क्या कहा है, इग्नोर कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ठीक है, हमने सिर्फ रेवेन्यू की एंट्री करनी है, ठीक है। अब यकम जनवरी X8 पर पहली एंट्री होगी कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से जी? 3 लाख से, 300 से। ऊपर ₹1000 लिख लिया करो, फिर पर्चे में ये ना कर दो 300, एग्जाम में 300 ही ढूंढता रहे। है कहाँ, है कहाँ ये, है कहाँ ये? उसके बाद 31 दिसंबर X8 पर चूँकि रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है तीसरी शर्त के यस होने की वजह से, इसलिए आज ये 60% धोखा, कितने का 60%? ये 60% धोखा नहीं है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसने निकाल के दे दी ना, बोलो। तो 60% है, वो जो आप लिखा करते थे ऐसे करके, P&L सेल, सॉरी रेवेन्यू लिखते थे, हाँ वही लिख देना, ज़रा याद ताज़ा हो जाए। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे लिखा करते थे पूरा रेवेन्यू पूरी कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो वो 60% ऐसे ही है। ये करके एंट्रीज करते थे, याद है ना। तो पूरा रेवेन्यू कितना है? पूरा रेवेन्यू कितना है? 3 लाख। उसका 60% कितना बनता है? 1800। देखो जी, रेवेन्यू क्रेडिट 1800 से, ये बात समझ आती है? कितने परसेंट रेवेन्यू क्रेडिट किया हमने? ये 3 मिलियन का 60% रिकॉर्ड कर लिया। कॉस्ट गिवन नहीं है, उसने क्या भी दिया, रहने दो उन्हें। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, अब हम मुझे कहेंगे भाई साहब प्रोग्रेस पेमेंट करो। सवाल के अंदर जैसे उसने डाटा दिया हुआ वैसे ही करते जाओ। सबसे पहले सवाल ने क्या कहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वो पेमेंट करेगा, ठीक है। 13,50,000 की पेमेंट आ गई। तो हमने तरतीब यही रख लेते हैं, ठीक है, चलें ठीक है। हाँ जी, 13 लाख कैश आ गया, 13,50,000, 1350। हमने कहा भाई 1800 का काम हो गया, पैसे कम आए। उसने कहा यार वो कुछ एडवांस भी आया हुआ ना। हमने कहा अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर लेते हैं। अभी भी एंट्री तो बैलेंस नहीं हो रही, बताओ अब क्या कर लें डेबिट? रिसीवेबल, यही तो मैं चाहता था कि आप कहें और मैं आपको कहूँ गलत। अच्छा बात सुने, बात सुने, ये तो क्या रेवेन्यू है, मैं क्या अगर बोले जा रहा हूँ और लिखे वही जा रहा हूँ जी। बात सुने मेरी, अगर किसी ने ये कर भी दिया तो मैक्सिमम क्या होगा, पूरे सवाल में आधे नंबर कट जाएंगे। लेकिन ना इस सवाल के अंदर एक छुपा रुस्तम था, और वो थी कंडीशन, ज़बरदस्ती करके कंडीशन है, ठीक है। यानी कि इतनी ज़बरदस्ती है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मिस हो जाती तो हो भी जाती है, हो भी जाती है, इतनी बारीक बात नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, आधा नंबर कट जाएगा, बाकी सवाल पूरा रिसीवर लिखने वालों को भी नंबर मिलेंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ था ये ज़रा पढ़ना,
जी कहता है द कॉन्ट्रैक्ट हैज़, ये कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पॉइंट 1 में कहता है इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन बाय फेलिंग टू मेक प्रॉमिस पेमेंट एंड व्हेन दे आर ड्यू द एंटिटी वुड हैव अ राइट टू ऑल कंसिडरेशन if it completes the construction of the unit. The courts have previously upheld civil rights that entitle developers to require customer to perform subject to the seller meeting its obligation under the contract. Obligation थी क्या? Entity is developing a multinational residential complex. A customer enters into a binding contract for, ठीक है, the contract inception price of this, the expected date of completion is this, the entity year end is this, the construction is this, customer pay this, customer will make progress payment, the contract has, देखिए जी असल में ना वो ये कहता है कि contract has substantive terms to preclude entity from being able to direct the unit another. In addition, customer does not have a right to terminate the contract unless the entity fails to perform. इसमें ना डीप डाउन जाकर अगर देखें ना तो उसने हमने उससे वादा, इन्होंने उससे वादा क्या किया हुआ है कि वो उसको एक कंप्लीट घर देंगे, ठीक है ना। अब देखो एंट्री क्या कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया एंट्री ने आपको कि आपका यहाँ पर कितना बन रहा है बैलेंस 150 का रिसीवेबल से बन रहा है। क्या ये 150 आप एज इट इज़ रिसीव कर सकते हैं? रिसीवेबल तो होता है अनकंडीशनल राइट। क्या ये अब रिसीवेबल अनकंडीशनल राइट है? देखो ना आपने जितना काम कर लिया उतना तो आपने रिसीव कर लिया, ठीक है, किसी हद तक। ये बाकी रिसीव होगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? 10% आज ले लो, 45% 31 दिसंबर पे ले लेना, और अगला 45% कब मिलेगा? जब 31 दिसंबर 9 पे कंप्लीट हो जाएगा। जब 31 दिसंबर 9 पर कंप्लीट करेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट है कितने गया? नहीं ये कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350 ऑन 31 दिसंबर एंड 31 दिसंबर ईच साल। तो अगले 31 दिसंबर तक कंप्लीशन होगी जब, तो तब उसने अगली पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब एक तरह की कंडीशन ये है कि इसको पूरा करना है, ये पूरा करेगा तो इसको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट को, जब तक आ नहीं जाते हम एसेट कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगेन अच्छा एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी, ये वाला हाँ कहाँ? इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन बाय फेलिंग टू मेक द प्रॉमिस प्रोग्रेस पेमेंट एज एंड व्हेन दे आर ड्यू द एंटिटी वुड हैव अ राइट टू ऑल कंस्ट्रक्शन प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन। वो तो पहली बात है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये ज़्यादा, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है, इस पॉइंट से उठा लो। वैसे तो ऊपर से इनडायरेक्टली पता लग ही रहा है, लेकिन आप यहाँ से ही उठा लो। ये देखो, द entity would have a right to all of the consideration promised in the contract if it completes the construction of the unit। तो बहरहाल बहुत बारीक लाइन है, माजरत के साथ किसी को नहीं पता लगी तो उसने रिसीवेबल लिख देना है, वो भी ठीक ही है, सही है। 0.5 काट लेगा बस मैक्सिमम, और क्या होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला साल आएगा 31 दिसंबर ईयर एंड 2009 वाला, तो हमने अपना सारा काम कर दिया। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? बाकी रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? 40% जो बाकी बचा है, ठीक है। और आपका कैश आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को ख़त्म कर देना है आपने, वो कहानी ख़त्म हो गई। यानी ये पहला साल होता था, पहला साल इस तरह से करते थे ना हम। अगर मैं इधर रखूँ एनएल रेवेन्यू 30 लाख का 60% लिया था ना हमने, कितना? 18 लाख। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आती थी, वो उसने कहा था कि छोड़ो, और वैसे सवाल के अंदर डाटा भी नहीं था हमारे पास। अगर होता तो हम फुल कॉस्ट को भी 60% से मल्टीप्लाई करते। ये क्या था जी? X8 X9 के लिए हमने क्या करना है? परसेंटेज ख़त्म हो जाती थी, प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, याद है वो कुशान कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो हमने लेना है उसके लिए हमने कहना है जी टोटल रेवेन्यू कितना है, आज तक कितना हो चुका, ये एज ऑन ये, और आज तक हो कितना चुका है, तो बाकी 1200 आया करता था, ठीक है। ऐसे ही टोटल कॉस्ट और ये कॉस्ट निकाल कर ये निकाल लिया करते थे, जिसका मतलब आज के साल में कितना रेवेन्यू बुक होना है अब? 1200। तो 31 दिसंबर X9 आएगा तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे
1200 पे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पे वो थोड़ी वर्किंग करने बैठ जाएंगे, तो आपको समझाने के लिए कि जैसे आपने पढ़ा था वैसा ज़रा नक्शा आपके सामने आ जाए। ठीक है, अगली बात, कैश वो कितना देगा? 13,50,000, सॉरी जी, 13,50,000 पूरा आ गया जी। उसने कहा था ना वादे के मुताबिक इसने पैसे देने हैं, ठीक है, 13,50,000 आ गया। अब इधर कितना आ रहा है जी? ये बेसिकली क्या हुआ है, वो कंडीशन हो गई है मीट, तो कॉन्ट्रैक्ट एसिड खत्म हो जाएगा। बाकी किसी ने यहाँ रिसीवर लिख दिया हुआ तो भाई 0.5 या 1 मार्क इसका मैक्सिमम कट जाएगा, अगर सवाल सारा 7, 8, 9 नंबर का है तो कोई मसला नहीं। जी बच्चों, क्लियर है? ये यहाँ वैसे करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम निकाला करते थे, लेकिन वो सवाल ने कभी दी होती थी तो वही यूज़ कर लेते थे। ये वही काम हुआ है, बिल्कुल वही नक्शा मैंने कुशान वाला बना दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लिखते थे क्योंकि ये 100% कंप्लीट हो गया। आगे कहता है पॉइंट 2 में, इफ इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर either entity can require customer to perform as required under the contract, or entity can cancel the contract in exchange for the asset under construction and an entitlement to a penalty for proportion of contract price। वो कहता है कि जी अच्छा, यहाँ पर ना मिसाल में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो एंटिटी के पास, ये डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट एंटिटी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो जैसे कहा गया है वैसे परफॉर्म करवा लें, या फिर वो इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें, एसेट ये रख लें और कुछ पेनल्टी ले लें। या तो वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वैसे परफॉर्म करवाएं। इन केस ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो एंटिटी या तो उससे परफॉर्म करवाए, इसकी उसके पास इजाज़त है, कोर्ट ने कहा था पीछे भी कि वो उनसे करवा सकते हैं परफॉर्म, या तो उससे परफॉर्म करवा लें, या उसे कहे चल ठीक है यार जा तुझे माफ़ किया, एसिड उसका ले लें और उससे कुछ पेनल्टी ले लें। आप क्या करेंगे? बिल्कुल कॉमन सेंस का जवाब दें। पेनल्टी लेकर जी आप बेटा परफॉर्म करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे। ये बात अगर मगर नहीं, मैंने सवाल सादा पूछा है, जवाब सादा हो। आप उससे परफॉर्म करवाओगे, आपके पास ऑप्शन है, परफॉर्म भी करवा सकते हो, ऑप्शन है उससे एसिड लेके पेनल्टी लेके किसी और को भेज दो, परफॉर्म या पेनल्टी। नहीं, जिस अगर को मैंने उसको चुप करवाया, जिससे भी जवाब चुप ही है। नहीं, हाँ ये मसला है ना, बहुत सारे मसले हैं भाई। फ़ायदे की बात की तरफ जाएं, आपके पास 2 ऑप्शन में फ़ायदा देखोगे। मैं तो समझता हूँ मेरा फ़ायदा ये, जो आप कॉमन सेंस, जब तक आप अकाउंटिंग वाला दिमाग नहीं लड़ा रहे थे ना, तब तक आप सही जा रहे थे। आप मैंगो मैन वाला दिमाग लगा रहे थे, ठीक है। वो क्या है कि जी वो अब देखे ना, इससे घर ले लिया, पेनल्टी भी ले ली, अब पता नहीं को सेलर कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, फिर आगे वो मज़ीद उसकी तबीयत कैसी, क्या मिजाज, फिर बात कहाँ पे पहुँचेगी, बन पाएगी नहीं बन पाएगी। इतनी टेंशन की बजाय जब मेरे पास ऑप्शन है, चल परफॉर्म कर, बड्डा आया तू कैंसिल करने वाला, उसी से करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में इन दोनों में स्टैंडर्ड ने भी यही कहा कि ये बड़ा मसला हो जाता है, इसके अंदर तो फिर बहुत बड़े मसले वसाइल आ जाते हैं, तो बेहतर क्या है आप परफॉर्म ही करवा लो, पेनल्टी लेनी है, पेनल्टी लेके फिर बंदा भी तो ढूंढना है। अच्छा जी, ये सिचुएशन 1, द एसिड यूनिट क्रिएटेड बाय एंटिटी परफॉर्मेंस डू नॉट हैव एन अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कहीं ना भेजो। द एंटिटी ऑल्सो हैज़ right for performance complete to date. This is because if customer default, entity would have enforceable right to all consideration promised under the contract if it continues to perform as promised. Therefore, entity has performance obligation that is satisfied over time. Situation 2 में कहता है दो entity could cancel the contract. अब फायदा किसमें आने का? फायदा इसी में ही है। दो entity could cancel the contract. The entity has a right to payment for performance completed to date because entity could also choose to enforce the right to full payment under the contract. Therefore, entity performance obligation is satisfied over time. Therefore, same treatment as in point number 1. वो कहता है कि जी हम उधर जाएंगे नहीं, क्यों करें टर्मिनेट, ठीक है, हम इसी को ही कंटिन्यू करवाएंगे। और ये आपको नज़र आ गए होंगे सोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ, ठीक है जी।
अच्छा बच्चों, अगर यही सवाल होता एट अ पॉइंट इन टाइम के साथ करने वाला, मिसाल के तौर पर अगर इफ ये एट पॉइंट इन टाइम से ये सवाल करना होता, कोई वजह होती तो ये करना पड़ जाता, तो फिर क्या असर था सवाल के ऊपर? यकम जनवरी x8 पर कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करते 300 से, 31 दिसंबर पे कैश तो फिर भी आना था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट यही है, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करते 1350 से। बेटा पॉइंट इन टाइम है ना, तो जो पैसे आते जा रहे हैं वो लायबिलिटी। और 31 दिसंबर x9 पर कैश आता 1350, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करते 1650 और रेवेन्यू क्रेडिट कर लेते 3000। ठीक है, तो ये फर्क होता है इन टाइम और ओवर टाइम के अंदर। चैलेंज, अब 2-3 छोटी छोटी बातें सुने, उसके बाद फिर आप लोग बिल्कुल रुख्सत लें। आप लोगों को मैं रुख्सत दे दूंगा, लेकिन आपने पूरा चैप्टर ज़रूर पढ़ना होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, पास पेपर 11 आपको करवाया था, एक पार्ट करवा के होमवर्क दिया था, ज़रा जाके देखें उसमें कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? पास पेपर 11 इधर क्या पढ़ा, इधर ये पढ़ा है। कोशिश है मेरी 11:15 तक आपको छुट्टी देने की, 12 हो जाए तो माफ़ कर देना। मैंने वैसे 12 तक का टाइम दिया हुआ है, पर मैं कोशिश कह तो रहा हूँ कि कर रहा हूँ। अभी पढ़े हैं 20 मिनट पढ़े हैं, घड़ी ना देखना, 17-18 तो पढ़ेंगे ना। 11 कितने गया, 11 लुक गया है। ये तो पूरा हो गया था, कौन सा करना है? हाँ 15, सॉरी 15 जो वो लिखने वाला था, ये मैंने दिया था आपको। इसमें कोई मसला तो नहीं? नहीं मैंने एक ही किया था, तीनों कर लिए थे। नहीं मैंने डिस्कस भी तीनों कर लिए थे। ओह नो, मैंने छुट्टी, अभी लिस्ट है लंबी। आस्क, ये अब यूँ लिखा होता है ना, पेज 520 पे है ना, देखो पास पेपर 15, आस्क स्टूडेंट्स इज देयर एनी प्रॉब्लम। नहीं है तो फिर आओ पेज नंबर 422 पर, पॉइंट 2.4 है, कब दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके स्टैंडर्ड कहेगा एक बना लो। पेज 422, छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जी, अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई, हो गया स्टैंडर्ड हमारा पूरा हो गया, बस छोटी छोटी चीज़ें। और आज आपने मेरे से वादा करना है, कसम मैं नहीं उठवाता, खैर वादे पे भी पकड़ है कि सारा पढ़ के आना है कल, तो फिर छुट्टी 11:15 बजे, वरना मैं सारा खुद पढ़ा के भेजता हूँ, गो थ्रू करा के। गोस्ट ऑफ लेग्स आप पढ़ा दें? हाँ ठीक है, मैं तो आता ही पढ़ाने हूँ भाई। नहीं नहीं, अभी 2-3 चीज़ें रहती हैं इंपॉर्टेंट, वो करवा के फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए दूँगा। 2-3 बातें ऐसी जो मेरे हिसाब से आपको मुझे बतानी चाहिए, फिर पढ़ते हुए सामने आए तो मसला ना हो। कोशिश करनी है पूरी पिक्चर बने, फिर मैं इसको गो थ्रू करवाऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, स्टेप 1, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 आए, ये 4 चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ें हमने ऐसे तोड़ फोड़ के हैं, लेकिन अब उनको एक दफ़ा रीड करोगे ना ऐसे तरतीब से, एक तो क्वेश्चंस जो को होंगे सामने आ जाएंगे, दूसरा फिर कल मैं कोशिश करूँगा क्विकली उनको 5 से 7 मिनट के अंदर ऐसे सामने से गुजारूँ भी सही आपके, ताकि आपके सामने एक समरी सी आ जाए। सवाल तो ऑलमोस्ट सारे हमने कर ही लिए हैं, कुछ जो इक्का दुक्का रहते हैं, या तो वो करने के काबिल नहीं है, या फिर एक आज कल का दिन भी आना है, वो मैं देखूंगा, वो मैं करवा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, कब 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके एक किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे
इबाद भाई की शादी मुबारक है। और इबाद भाई ने क्या तारीख है आज? 2 फरवरी है। इबाद भाई ने कहा है जी कि पेपर कब ख़त्म हो रहे हैं आप लोगों के? 13 मार्च को हो रहे हैं। तो और अगली क्लासें इंशाल्लाह हम 18 से शुरू कर देंगे, 18 से इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बीच में अब इबाद भाई ने शादी भी करनी है, हमने जाना भी है, ठीक है। तो 13 को क्या दिन बनता है? ट्यूसडे बनता है। भाई आपने 13 वाला पर्चा भी देना है। आपका आखिरी पर्चा कब होना है, किस दिन होना है? देखी नहीं डेट शीट। चलो बहरहाल हम तुम्हारी शादी की डेट रख रहे हैं, फिर पेपर से आ जाना सीधे उधर ही, ठीक है। तो 16 मार्च को क्लासेस से 2 दिन पहले, ठीक है, 16 मार्च को एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जी इबाद भाई ने, कॉन्ट्रैक्ट 1 होने लगा है। इसने कहा है जी मेरे वलीमे का फंक्शन है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट 1 क्या है जी? फंक्शन। और मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपए में इसने बुकिंग करा दी, ये खर्चा इसका होना है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो आज नहीं करने जाके क्या? मैंने 12:15 वहाँ शुरू करनी है। सर को कहें आपने कब तक करनी है, आप अपना बताया करें, हम मैनेज कर लेंगे। परवेज सिर्फ आदमी है। अच्छा जी भाई अभी कर लो कॉन्ट्रैक्ट, बाद में नहीं मसला हो जाना। आज 2 फरवरी है जी, आज जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बाद में नहीं मिलती है वो बुकिंग्स होती हैं। मार्च में तो पता है पेपर ख़त्म हुए होने, हर तरफ शादियाँ हो रही होनी असल में अब आगे रमज़ान भी आ रहा, लोगों को पता रमज़ान से पहले ही सारों ने शादी करनी होती है। चलो जी अत की सहरी तो बनाना घर वाली बना के देगी ना। अच्छा जी, तो खैर अब पता नहीं वो बनाएगा या। तो 3 फरवरी को 2 फरवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 3 फरवरी को इस शादी हॉल वालों ने कहा इबाद भाई देखें हमारे पास जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप ऐसा करें आप मेकअप भी हमसे ही करवा लें, अपना नहीं घरवाली का, दुल्हन बनाने का ब्राइडल मेकअप। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 अभी शादी से भी ताज़ा, कल एक फौतगी से आया हूँ, परसों एक शादी से आया हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरे सामने से एकदम से गुजरी हैं। देखो बस ज़िंदगी ऐसे ही है, कहीं पे क्या चल रहा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर फ़ौरन ही ज़रा आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, है ना जी। अभी तो हम इंजॉय कर रहे थे। सर देखें बात भाई देखें, वैसे ना हम लोग जो है ये मेरा शादी हाल है, ठीक है ना। ये बात भाई देखें आप भाई हैं हमारे, आपने चूँकि हमारे पास फंक्शन रखा है, तो ये जो मेकअप आपको बाहर से जो है वो 50,000 में होना है आपका, हम ये आपको मेकअप सिर्फ 15,000 में कर देंगे। नहीं क्वालिटी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट, यही तो बात समझानी है स्टैंडर्ड में आपको, कि क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट बाद का हुआ पड़ा था, उसकी वजह से ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट पे हुआ है। तो स्टैंडर्ड कहता है ये तो एक पैकेज है, ये तो एक पैकेज है, वलीमे के साथ मेकअप फ्री की तरह से, ये तो एक पैकेज है। एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट, ये अलग अलग नहीं है, ये एज अ पैकेज हैं, दोनों करीब करीब हुए हैं, और एक के ऊपर डिस्काउंट मिला है, एक के ऊपर डिस्काउंट मिला है दूसरे की वजह से, है दोनों ये भी अनपरफॉर्म्ड। हमने दूसरे पे डिस्काउंट क्यों दिया है बात को? अगर नूरुल्लाह आ जाए मेकअप करवाने अपनी घरवाली को लेके, जी अभी मैं बात की शादी पे आया हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ, पेशावर से आते आते, तो इसने तैयारी भी करनी थी, मैंने कहा था वहीं तुम्हारा मेकअप भी वो दुल्हन के साथ ही करवाऊंगा, आ जाओ मेरा दोस्त है, हमारे अपने वो घर की शादी समझो, आ जाओ। ये आ जाए ये कहे मैंने भी मेकअप करवाना है, इसको तो हम नहीं माफ़ करेंगे, इससे तो 50,000 रुपया लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड कहता है ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ही नहीं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही हैं, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट की वजह ये एज अ पैकेज हैं, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो पहले की वजह से कम कोट की गई है, ठीक है।
भाई पॉज करें ज़रा जी। तो ये ना बात हो रही है यहाँ पर, ये एनएलटी मस्ट कंबाइन 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एट द सेम टाइम और नियर द सेम टाइम, मतलब बिल्कुल उसी वक्त या एक आध दिन छोड़ के, उसने टाइम नहीं बताया स्टैंडर्ड ने, ठीक है ना, विद द सेम कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, विद द सेम कस्टमर, विद द सेम कस्टमर, ये बात के साथ ही है, या रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है। अच्छा, यानी कि अगर नूरुल्लाह को भी हमने इस वजह से डिस्काउंट दे दिया कि बात का दोस्त है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। चलो शुक्र है पढ़ लिया। एंड ट्रीट देम एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। कहता है कि जी अगर आपको ये बाहर 2000 वाले कॉन्ट्रैक्ट दो नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। कब? जब 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू एट सेम टाइम या नियर सेम टाइम, ठीक है, विद द सेम कस्टमर। एक तो टाइम सेम हो, दूसरा कस्टमर सेम हो, ठीक है। तो इनको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानना। कब? जब कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। देखो भाई, वलीमे का भी मकसद और भाई ने वो दुल्हन का मेकअप करवाना है, उसका भी मकसद तो वो शादी ही थी ना। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, ठीक है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम ही है। और इवन नूरुल्लाह की घरवाली भी आगे तैयार हो रही है, तो वो भी किस लिए हो रही है? इसी शादी के लिए, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा नज़र आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, बज़ाहिर 2 या 2 से ज़्यादा नज़र आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कंबाइन करके एक कर देंगे अगर वो एक ही कस्टमर के साथ हैं, या उसके एक ही कस्टमर बोलो विद रिलेटेड पार्टी, ठीक है, वो समझा दिया आपको, एक ही कस्टमर के साथ हैं और एक ही टाइम पर हैं, करीब करीब भी हो सकता है वो टाइम, ठीक है। कब? जब वो एज आ पैकेज निगोशिएट हो। पैकेज 15,000 के अंदर मेकअप करके दे रहे हैं बात को, एज आ पैकेज निगोशिएट हो विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, समझ आती है बात। अच्छा, एक और मिसाल, ये तो होगी पहली सिचुएशन, शादी मुबारक के बाद भाई। दूसरी सिचुएशन, असगर भाई हैं, असगर भाई नाई के पास गए हैं और जाके कहते हैं कि आप मेरे बाल काटो। असगर भाई आपके सीनियर है ना, शादी से आगे की बात है, ठीक है। आप मेरे बाल काटो, आप मेरे बाल जब काटोगे तो मैं देखूंगा, अगर मुझे वो पसंद आए तो मेरे साथ जो बेटा आया हुआ है मेरा, उसके भी बाल मैं आपसे कटवाऊंगा और पैसे भी उसी हिसाब से दूंगा। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस या परफॉर्मेंस ऑफ बेटाज बाल्स आर डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ असगर्स बाल्स। तो ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है इनको भी कंबाइन करके, अच्छा बाल पंजाबी में बच्चों को भी बाल भी कहते हैं, ठीक है, मैं वो बाल नहीं कह रहा हूँ, बाल बच्चों नहीं, बाल बच्चे, हाँ, अहलो याल। अच्छा जी, तो दूसरी एग्जांपल क्या है? वो कहता है कि ऊपर से कहानी पढ़ के आनी है, ठीक है। 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड, अगर 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स किसी एक ही टाइम पर करीब करीब टाइम पे हों और एक ही बंदे से हों, और कंसीडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे से जितने पैसे लोगे, मेरे जैसे बाल काटोगे, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा मैं बच्चे के लिए कितने पैसे देने हैं आपको। काम तो दिखाओ पहले, इतने तुमने रेट लगा के रखे हुए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये भी 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये भी एक ही है, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरे में 2 कहता है गुड्स और सर्विसेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अभी पढ़ के आए हम, सॉफ्टवेयर ऐसे कस्टमाइज करवाया, मॉडिफाई हो गया वो शदीद, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या कहा था, ओ भाई साहब ये डिस्टिंक्ट नजर आने वाले 2 गुड्स जो हैं, ये तो 2 गुड्स ही नहीं है, तो गुड्स ही क्या है, ये तो एक ही बन गई, ये तो एक ही पीओ बन गई। अब इसमें यहाँ पे ऐसे कहता है कि मिसाल के तौर पे मैंने सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट किया 5 तारीख को कि मुझे आप सॉफ्टवेयर भेज दें, और साथ ही मैंने 6-7 तारीख को उसी सेलर के साथ, उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार नहीं, मेरे कॉलेज के हिसाब से इसके अंदर ये चेंजेस कर दो। तो स्टैंडर्ड कहता है ये 2 कॉन्ट्रैक्ट क्या, मैं कहता हूँ ये 2 ऑब्लिगेशन नहीं है, ये तो ऑब्लिगेशन ही एक है, तुम इनको 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए बैठे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर दो, कंबाइन कर दो, ठीक है। तो 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आप 2 नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके एक कर दोगे। नंबर 1, जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली बात
पहली बात, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही बंदे से हों, एक ही बंदे में उसके एसोसिएट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, एक ही बंदे से हों और एक ही टाइम पे हो तकरीबन, ठीक है। तो कब ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट्स को जो एक ही बंदे के साथ हुए हैं और करीब टाइम पे हैं, कब वो दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कंबाइन करके एक करोगे? जब वो एज अ पैकेज निगोशिएट हुए हो विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, वलीमा, मेकअप, ध्यान में रखना, या जब कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट बेटाज बाल ऑफ असगर डिपेंड ऑन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ असगर्स बाल्स, या गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही अलग नहीं है। तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर क्या कर देना, कंबाइन कर देना। अब इसकी एग्जांपल्स जो मैंने दी और जो आपके सामने हैं, इनमें शायद को मिलती जुलती भी आ जाए, ठीक है। तो देखें, डेवलपर डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ सिक्योरिटी सिस्टम पीटीसीएल कराची ऑफिस, 3 days लेटर इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम सिस्टम टू पीटीसीएल लाहौर ऑफिस। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन डी एग्रीज टू सेल द सिस्टम एट अ बिग डिस्काउंट इफ बोथ ऑफिसेज परचेज। अब वो कहता है ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि लाहौर ऑफिस वाले की वजह से वो कह रहे हैं बड़ा डिस्काउंट भी देंगे आपको अगर ये आ गया तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको। अच्छा जी, कंसिडरेशन टू बी पेड ऑन इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस और परफॉर्मेंस अदर। यहाँ पे वो कह रहा है मैरिज हॉल एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेमिनार टू बी हेल्ड बाय पीटीसीएल फॉर फॉरेन क्लाइंट्स टू बी हेल्ड इन नवंबर, 3 days लेटर मैरिज हॉल एंटर इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर अ सेमिनार टू बी हेल्ड बाय पीटीसीएल फॉर लोकल क्लाइंट्स टू बी हेल्ड इन दिसंबर। द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, दो नहीं अलग अलग, एक ही है, पढ़ना है इसको। और सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्स इनटू सेल ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू कस्टमर बी, 3 days लेटर इन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट and agrees to provide consulting services significantly customize the software to function in B's IT environment। दो अलग अलग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी एक है और उसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी एक है। सेलर तब तक सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू भी नहीं बुक कर सकता जब तक वो उसको कस्टमाइज करके बी के एनवायरमेंट में चलने के काबिल ना बना दे। ओके, और सही है, सही है, बात समझ आ रही? ये बात क्यों की गई? क्योंकि हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे स्टैंड अलोन प्राइस फंक्शन 6 लाख, 6 लाख का फंक्शन है और मेकअप की स्टैंड अलोन प्राइस कितनी थी जी? 50,000। अच्छा, अब स्टैंड अलोन ये एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के लिए हमने ये दोनों को, उन्हें कहना जी ये एक ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। इसका मतलब ये है कि 6,15,000 यहाँ लिखो और इसको एलोकेट करो और ऐसे चलो, इंसान बनो। अब बात समझ आई पूरी कहानी की? अगर अलग अलग होता तो वो तो अलग अलग लेकर चलते, कहते नहीं 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 नहीं, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर दो ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि पैकेज बनाया आपने और एक की प्राइस को डिस्काउंट भी मिला। पैकेज यही होता है, पैकेज करा लें जी, मेकअप को पैकेज में ले लें जी, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री है जी, कॉम्प्लीमेंट्री है, मेकअप कॉम्प्लीमेंट्री है, थोड़े से पैसों के साथ बीच में दे रहे हैं, ठीक है ना, कर लेना फिर ये है। अच्छा, बुकिंग, ताकि हम रोटी शोटी तो खाएं आगे फिर हैं, वो दिन मेरे लिए हैं फ्री वाले दिन होंगे सुकून से। आजकल तो अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी बस कर देते हैं जनाब, 5 मिनट और दे दो मैंने, बस करते हैं जी। अच्छा जी, किसका टाइम हो गया है? ओ, केक भी काटना है हम लोगों ने। ये 459 पेज कहाँ गया? मुझे लब नहीं रहा। कल फिर 7 बजे आना है तो अब बस कर देता हूँ, जो ना आया वो इसको देखो ज़रा, होमवर्क लिखो इसको, पेज 458, कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे समझा दूं, बस ऐसे 2-3 मिनट में, थोड़ा सा होमवर्क दे लेने दो। कंसाइनमेंट सेल पेज 458 से आगे है, पेज 459 है ना, बेसिकली वो ऊपर पेज पड़ा था, मैंने वहाँ से यूँ कर दिया, ठीक है, सॉरी। तो पेज 459 पे कंसाइनमेंट सेल किसे कहते हैं? जैसे ये आपको मैंने बताया था ना कि कार डीलर्स जो होते हैं, ये गाड़ियाँ होंडा वाले इनके पास रखवा देते हैं और फिर कार डीलर आगे गाड़ी बेचते हैं। तो होंडा सेलर है, कार डीलर तो सेलर नहीं है ना।
होंडा कब सेल बुक करे, जब कार डीलर के पास गाड़ी दिखवाए या जब कार डीलर आगे कस्टमर को बेच दे? जब कार डीलर आगे कस्टमर को बेचता है ना, एक्चुअल में कस्टमर बनाता भी ड्राफ्ट होंडा के नाम का है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर देखो, इसको कहते हैं कंसाइनमेंट सेल, सेल ऑन रिटर्न बेसिस टाइप चीज़ है ये भी, ठीक है। यानी कि अगर वो मतलब एक खास वक्त में ना बेचे तो होंडा ने कहा वापस कर देना, वापस ना किया तो फिर हम समझेंगे तुमने रख ली, फिर बाकी पैसे तुमसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो होंडा किस दिन सेल बुक करेगा? जिस दिन एंड यूज़र के पास जो है वो गुड्स जाएंगी, सेल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये एग्जांपल होमवर्क में करोगे तो यहाँ से तैयार हो जाएगी ये। उसके बाद होमवर्क लेते जाओ, ज़्यादा तरतीब से लिखते जाना, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया आपको, ताकि कल आते साथ सबसे पहले हम ये पहले 10 से 15 मिनट पढ़ा दें जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया, पेज 459 पर एग्जाम्पल 1। उसके साथ ही आप जंप लगा के आए पास पेपर्स में, ये अपने पास लिस्ट डाउन करते जाए ना, आप खुद ना आए, बेशक मैं दिखा देता हूँ आपको। पेज 514 पर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट बी आपने करना है, 6 का बी, पेज 514 पास पेपर 6 का बी। वैसे तो आपको क्राइटेरिया आता है कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया, ठीक है ना, लेकिन आप फिलहाल बी कीजिएगा। उसके बाद ये तरतीब यही रखिएगा, ठीक है। ये सारे काम मैंने आज करवाने थे जो आप भाग रहे हैं ना, अब फिर कल कोई छुट्टी नहीं होनी, वरना फिर परसों बुला लूँगा। ऐसे तो ऐसे सही नहीं, तुमने परसों नहीं आना यार, परसों संडे है ना, परसों या तो FAR 1 की बच्ची बकाया जात ख़त्म करूँगा, या फिर पहले ही हो गए, कल ही हो गए उनके, तो फिर इंशाल्लाह कॉस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने मंडे को बुलाना है उसको, कॉस वालों को। और अगर नहीं, मैंने तो अभी भी कहा है कि सर, हाँ लेकिन तैयारी करूँगा तो बुलाऊँगा ना। आप आ जाइए, वैसे ही बैठ जाइएगा, मैं कह दूँगा उनको कि लाइब्रेरी ओपन कर दें, स्टूडेंट ने आना है, ठीक है बेटा। चुप कर जाओ, तंग ना करो मैनू, पहले मैं बहुत सताया पे मैं इस टाइम, पिछले 1 हफ्ते से मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, मुझे यूँ लगता है 1 हफ्ते से, तो ऐसे लगातार ही चल रहा था। अच्छा जी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सुभान अल्लाह। पेज नंबर 493 पर क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। पेज 493 पर क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है। अच्छा, लेकिन उसके बाद ना, उसके बाद आप लिखें रीड ऑल थ्योरी, जो कि आपने पढ़ के आनी है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से ऊपर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी चीज़ हमें नहीं पढ़ाई गई है, हमें समझ नहीं आ रही है, पढ़ाई गई है कहीं और तो यहाँ लिखी हुई है। बस एक आखिरी बॉक्स मैंने आपको दिखाना है, छोटा सा। अगर सवाल के अंदर डिस्काउंट रेट दे इम्प्लिसिट भी और इंक्रीमेंटल बोरोइंग भी, तो IFRS 15 कहता है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रोज यूज़ करना, ठीक है। ये छोटा सा एक बॉक्स था पेज नंबर 447 के ऊपर, टॉप के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, इसको देखें। यूज डिस्काउंट रेट दैट इज यूज इन फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड इट दैट डज नॉट इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा कंक्लूजन ही पढ़ो बस। यूज द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट मे बी मार्केट रेट समटाइम्स, बट इफ इट नॉट गिवन देन यू कैन यूज द इम्प्लिसिट रेट, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ने के बाद मेरे बच्चों, आपने सफ़ा नंबर 418 पे आना है। देखें ज़रा सफ़ा नंबर 418 क्या है। पहला सफ़ा, हाँ, इसके ऊपर लिखना है यहाँ से ऑनवर्ड्स एंड तक रीडिंग करके आएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह होपफुली कल हमारी आखिरी क्लास होगी, कोई कमी बेशी रह गई तो वो मैं फिर नेक्स्ट वीक में, ऑनलाइन वालों को तो वैसे ही ऑनलाइन आती है, इनको बुला लूँगा। होपफुली कल आखिरी क्लास होगी। बाकी जूम मीटिंग आप ऑनलाइन वाले बच्चों की
2 हफ्ते से डिलेड है, मुझे पता है। मैं 1 हफ्ते से घर भी नहीं आया, आप यूँ समझ लें, बहुत अजीबोगरीब हालात थे। तो मैं बस ये इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज़ें ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पहले वीक के अंदर ज़्यादा मीटिंग्स कर लूँगा, ताकि जो कमी बेशी आपकी है 2 से 3 मीटिंग्स पहले वीक में कर लेंगे, ताकि आप लोग ट्रैक पे आ जाएँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।